हेलो हेलो। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं वापस से पार्ट टेस्ट 2 के वीडियो सॉल्यूशंस। और जैसे कि पिछले टेस्ट में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे एजी सर ने और मैंने, दोनों ने मिला करके, इस बार भी हम आपको पूरे के पूरे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद वाले 25 क्वेश्चंस एजी सर सॉल्व करके बताएंगे, राइट। तो हम बात कर रहे हैं पार्ट टेस्ट 2 के वीडियो सॉल्यूशंस की, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को मैं सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करवाता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चंस क्या थे। पिछले टेस्ट को अगर हम देखें तो बच्चों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। इतना ज़्यादा क्लास लोड होने के बाद भी उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिला, और रिवीजन का टाइम नहीं मिलने के बाद भी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो बड़ी खुशी वाली बात है। और उम्मीद है कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको अगर 20-25 दिन या 1 महीना भी रिवीजन के लिए मिल जाता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। इस बार भी पेपर एज यूजुअल, जैसा नीट का स्टैंडर्ड का पेपर स्टैंडर्ड होता है पेपर का, हम वैसे के वैसे पेपर बना रहे हैं। और आप कोशिश करें इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और आगे स्कोर करते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड्स में भी आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आ चुके हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान था। हमारे पास दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, कंडक्टिंग बॉल्स बी और सी। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सारा क्वेश्चन। हमारे पास दो स्फेरिकल बॉल्स हैं। मान लीजिए ये बॉल है ए, सॉरी बी इसको बोल दिया हमने, ये बॉल बी है, और इसका चार्ज मान लीजिए मैं क्यू ले लेता हूँ, राइट, प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर दूसरी बॉल रखी हुई, इस बॉल को हम सी बोल रहे हैं, उसका भी चार्ज प्लस क्यू है। अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला फोर्स एफ जो होगा वो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज आइडेंटिकल है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा इधर एफ, और इस पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ एफ लग रहा होगा, इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू जो होगी एफ, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो पहले वाला फोर्स जो अभी लग रहा है। अब हमसे कहा जाता है कि थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल को हमने पहले बी से टच किया, और बी से टच करने के बाद उसी बॉल को फिर हमने सी से टच किया, और फिर उसको हमने वापस दूर ले गए। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो बच्चों, आपने एक चीज पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। और अगर आइडेंटिकल हैं बॉल्स तो सिचुएशन में पोटेंशियल सेम होने पर चार्ज भी सेम हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हम बॉल, जो तीसरी आइडेंटिकल बॉल है, उसको मैं बी के टच करता हूं, तो क्योंकि तीसरी वाली बॉल तो अनचार्ज थी। अब जब आपने उसको टच किया बी के साथ, तो आप मुझे बताइए बी के टच करने के बाद उन दोनों बॉल्स का, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि साहब मैंने पहले उसको बी के टच किया, और जब मैंने बी के टच किया तो बी का चार्ज क्यू था और उसका चार्ज 0 था। तो दोनों पे जब चार्ज फ्लो होगा, पोटेंशियल सेम होगा, और आइडेंटिकल बॉल्स अगर हैं तो दोनों का चार्ज भी सेम हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का चार्ज इक्वली डिवाइडेड नहीं हो जाता दोनों पर, मतलब Q/2 इसका ये मतलब हुआ जो बॉल बी है उसके पास अब जो चार्ज बचेगा वो Q/2 होगा पॉजिटिव, राइट, ये बॉल बी का चार्ज। और जो बॉल, थर्ड बॉल जो हम लेके आए थे, उसके पास भी Q/2 आ गया। अब उसी बॉल को हम इसके टच करेंगे, तो बच्चों मुझे बताइए इसका चार्ज कितना है? प्लस क्यू। और उस पर ऑलरेडी कितना चार्ज आ चुका है? उस पर आ चुका है चार्ज Q/2। तो दोनों का मिलाकर के टोटल चार्ज कितना है? आप कहेंगे सर 3Q/2। और हमें पता है कि ये भी आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम होने पर दोनों पे चार्ज इक्वली डिवाइडेड हो जाएगा आइडेंटिकल वाली सिचुएशन के अंदर। तो अगर 3Q/2 टोटल चार्ज था दोनों का मिलाकर के, तो वो हाफ हाफ दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो सी बॉल है उस पर 3Q/4 चार्ज बचेगा। मतलब ये हुआ जो बॉल सी है उस पर जो चार्ज बचेगा सी के ऊपर वो होगा 3Q/4, और इनके बीच का जो सेपरेशन वो अभी भी आ रही है। अब हमने जो हमारे पास जो थर्ड बॉल थी उसको तो हमने बहुत दूर जाकर रख दिया वापस, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए अब कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप कहेंगे सब अब हम बता सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू। मान लीजिए अगर एफ डैश है तो एफ डैश की वैल्यू होगी के Q/2 एक बॉल का चार्ज है, और 3Q/4 दूसरी बॉल का चार्ज है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दूंगा। तो सोल्व करने पे बच्चों क्या मिल रहा है? देखिए के क्यू स्क्वायर, ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3K/4 × 2 8 हो जाएगा, 8R स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी वैल्यू पहले आपको F गिवन थी, तो आंसर आपका आ जाएगा 3F/8। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? यस, 4 इज द राइट आंसर। मतलब ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन की आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, राइट, इनकी और प्रैक्टिस करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, टास्क आपको दे रहा हूं, किस तरह से सोल्व करना है कि वो जो हमारी थर्ड बॉल थी अगर उसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रख दें तो फिर इन तीनों बॉलों पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, राइट, इसको निकाल के बताना। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब फील्ड ऑफ द चार्ज प्लस क्यू और चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां एक मजेदार क्वेश्चन पूछा है। इन जनरल आप क्या बात करते हो कि यार किसी भी पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, यहां बात की जा रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट की, तो आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो हमारी अर्थ का अराउंड द सन जो रिवोल्यूशन होता है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। लगभग सिमिलर ये केस बनेगा क्योंकि वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आपसे कहा जाता है कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। मतलब कहानी कुछ ऐसी होगी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए प्लस क्यू है मेरे पास और ये जो हमारे पास दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, ये रिवॉल्व कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। जब बच्चों ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है तो आप मुझे बताइए इलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या स्पीड सेम होती है? सबसे मजेदार चीज ध्यान रखना, कूलम्बियन फोर्स की बात करें या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ये दोनों सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट से जाते हैं। जरा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस माइनस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है क्या प्लस क्यू के सेंटर से पास होगा? अगर माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स जो है वो प्लस क्यू के सेंटर से जाएगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस क्यू के रेस्पेक्ट में माइनस क्यू पे नेट टॉर्क जीरो होगा। और अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो डेफिनेटली ऐसे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, चाहे आप ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर लें या कोलंबियन फोर्स की बात कर लें, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखनी है कि एक बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। हाँ, टू बॉडी सिस्टम पर नेट फोर्स तो जीरो है, इसलिए एज ए होल सिस्टम बात करें तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, राइट। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो आप बच्चों एक बात बताइए, हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी एम वी आर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं। चलिए आप मुझे बताइए, मास तो इस चार्ज का कांस्टेंट होगा, पर आप मुझे बताइए रेडियस अलग अलग पोजीशंस पर इलिप्टिकल पाथ में अलग अलग होगी तो v अलग अलग होगा ना। जो सबसे नियरेस्ट पोजीशन होगी r जहां सबसे कम होगा वो v सबसे ज्यादा होगा और फारेस्ट पोजीशन पे जो है वहां पर v सबसे कम होगा। मतलब v वेरिएबल है तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, ओमेगा वेरिएबल है, v वेरिएबल है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जो यहां ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। यस, दिस इज द राइट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। गलत बात। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड में भी बदल रहा है और डायरेक्शन में भी बदल रहा है, तो इंडिविजुअली माइनस क्यू का कांस्टेंट नहीं होगा। अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का एज ए सिस्टम कंसीडर कर लें तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पर इंडिविजुअली माइनस क्यू का कांस्टेंट नहीं है। तीसरे पॉइंट की बात करें, द एंगुलर वेलोसिटी, मैं अभी बता चुका हूं एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। चौथा पॉइंट है द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। मैं आपको बता चुका हूं लीनियर स्पीड भी इलिप्टिकल पाथ में कभी कांस्टेंट नहीं रहती। इसका मतलब पहला आंसर ही सही है। उम्मीद है आप सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सब इसको सही करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन चार्ज इज गिवन टू द सोप बबल इट शोज। सिंपल, किसी सोप बबल को जब चार्ज दिया जाता है तो एक बहुत आसान तरीका तो क्या है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए सोप बबल है, अब जब सोप बबल को चार्ज देंगे तो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज दें चाहे नेगेटिव चार्ज दें। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज, राइट, और या मान लीजिए मैंने सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया, या तो मैं नेगेटिव चार्ज दूंगा या पॉजिटिव चार्ज दूंगा। दोनों ही सिचुएशन में आप एक बात बताइए, क्या यहां बैठा हुआ नेगेटिव चार्ज यहां बैठे हुए नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा? इस तरीके से आप देखेंगे तो सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे सरफेस वाले, और रिपल्शन की वजह से ये एक्सपांड होने की टेंडेंसी रखेगा। चाहे पॉजिटिव केस की बात करो चाहे नेगेटिव केस की बात करो तो रेडियस बढ़ जाता है। यहां एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस होता है जो आपको होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, और वो है इलेक्ट्रिक प्रेशर। जब किसी भी बॉडी को आप चार्ज देते हो तो उसका हर एलिमेंट एक इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सपीरियंस करता है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से वो एक्सपांशन की टेंडेंसी रखती है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, इलेक्ट्रिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ठीक है, ये रिवाइज करना, ये तो होमवर्क है। सवाल का आंसर तो आ गया कि रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, तो आंसर क्या होगा बताइए? एन इंक्रीज इन साइज। डेफिनेटली दिस इज द राइट आंसर।
साइज बढ़ेगा ना, अगर रेडियस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ अ चार्ज q is placed at the center of the line joining the two charges q each such that the system is in equilibrium, then the value of q is very important question, मल्टीपल टाइम ये नेशनल एग्जाम में पूछा गया है, और जब भी पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आंसर -q/4 होता है, राइट। लेकिन मैं आपको फिर भी सोल्व करके बताऊंगा होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू +q है, और ये दूसरा चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू भी +q है, एंड दिस इज द फ्री टू मूव, ये चार्ज फ्री है और ये भी फ्री है। मजेदार चीज यही है कि ये सारे चार्जेस फ्री हैं। अगर इन दोनों को फिक्स कर देता हूं मैं, तो फिर तो मिड पॉइंट पर आपकी मर्जी में जो चार्ज रखो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर फिक्स्ड, इन दैट सिचुएशन whatever be the sign and magnitude of the third charge which is placed at the exactly at center of the line joining the two charges will be in equilibrium। फिक्स वाली कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या ये फ्री है, अगर फ्री है तो डेफिनेटली हर एक चार्ज पे हमें वेक्टर सम फोर्सेस का जीरो करना पड़ेगा। आप सोल्व करने के लिए क्या करने वाला हूं, मिड पॉइंट पे मान लीजिए मैंने कोई q चार्ज रख दिया, q। अब मान लेते हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। कितना सेपरेशन है, 2a। मान लीजिए ये चार्ज A है और ये चार्ज B है, और सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है उसको हम C बोल देते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं चाहता हूं कि यार A पर नेट फोर्स 0 हो, तो आप क्या करोगे कि सब A पर जो B फोर्स लगाएगा वो कितना होगा कि सब B का चार्ज +Q, इसका चार्ज भी +Q, इनके बीच का सेपरेशन 2a है, तो जो B का फोर्स इस पे होगा A पे, मान लीजिए अगर वो F on A ड्यू टू B है, और जो C का फोर्स होगा A पर, मान लीजिए वो फोर्स ऑन A ड्यू टू C है, तो बच्चों इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, 0, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 मिलेगा। आप मुझे बताइए FAB जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे KQ²/4a², क्योंकि सेपरेशन 2a था तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका और इसका सेपरेशन a हो जाएगा। कितना हो जाएगा सेपरेशन a, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो Q डिवाइडेड बाय a² हो जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, KQ²/4a² इक्वल टू -KQ डिवाइडेड बाय a²। से a² कैंसिल हो जाएगा, k और q भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको जो q की वैल्यू मिली वो मिली -q/4। सो आंसर इज -q/4, दैट मींस 4 इज द राइट आंसर। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर आप तो कह रहे हैं कि सब इस पर नेट फोर्स 0 है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। डेफिनेटली आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस पे नेट फोर्स 0 कर रहे हैं और इस पे नेट फोर्स 0 होने के लिए इसकी वैल्यू -q/4 है, तो बच्चों डेफिनेटली इस वाले पे भी नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि सिमेट्री है। अगर मैं इस पर नेट फोर्स 0 करने के लिए q की वैल्यू सोल्व करके लेके आया हूं -q/4, तो वही तरीका जब इसके लिए यूज करेंगे तो वो भी -q/4 ही आएगा, राइट। अब आप देखिए इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, इस पे भी नेट फोर्स 0 हो गया, तो थर्ड चार्ज जो मिड पॉइंट पे रखा है वो तो इनके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से नेट फोर्स 0 होगा ही होगा ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पर यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से है, और दूसरे किसी फोर्स की आपने हेल्प नहीं ले रखी। ऐसा इक्विलिब्रियम हमेशा अनस्टेबल होता है, ओनली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्विलिब्रियम का टाइप जो होता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। इसमें से किसी भी एक को डिस्टर्ब कर दोगे सारे भाग जाएंगे। समझ में आ गई बात, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी और फोर्स की हेल्प नहीं ले रखी है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है, पर हाँ इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज की वैल्यू -q/4 होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। If an electron is placed in uniform electric field, then electron will। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब जरा मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, एक्सपीरियंस नो फोर्स, ये तो गलत है। मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी गलत है, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, ये भी गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट, एक्सेलरेट
इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। डेफिनेटली अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा के रखे हुए हैं और माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर हो जाएगा E इंटू ई, मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया इसलिए मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, और डिवाइडेड बाय मास करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट्स व्हाई फोर्थ इज राइट आंसर। 100% बच्चों ने सही किया होगा, राइट? इट वाज अ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A charge oil drop is suspended in uniform electric field 3 into 10 to the power 4 volt per meter so that it neither falls nor rises। इसका ये मतलब हुआ under the influence of gravitational force of attraction, gravitational force and electrostatic force, ये इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ना तो गिर रही है ना ऊपर जा रही है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। आप बताइए बच्चों, यहां जो आपसे कहा गया है चार्ज ड्रॉप की बात, तो आपसे ये पूछा गया है कि मास ऑफ द ड्रॉप जो है वो 9.9 इंटू 10⁻15 kg है, तो बताइए इसके चार्ज की वैल्यू क्या होगी। आई थिंक ये आपसे पूछा है, द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी। आप ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ड्रॉप है, अगर ये ड्रॉप है तो मुझे बताइए इसका मास अगर m है तो इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला फोर्स क्या होगा, mg। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर चाहिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास Q इंटू ई, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, तो डेफिनेटली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता है। तो जरा मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लगा दूंगा तो QE अपवर्ड लगेगा और mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अगर QE की वैल्यू mg से बैलेंस हो जाएगी, आप मुझे बताइए इस पर नेट फोर्स जीरो होगा नहीं होगा, तो ये ड्रॉप यहां इक्विलिब्रियम में रहेगी नहीं रहेगी। ये जो कंसेप्ट है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉल या ड्रॉप का इक्विलिब्रियम में होना, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस पे अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, पर हर जगह आपको कैलकुलेशन में यही यूज करना होता है, Q इक्वल टू mg। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से Q कैलकुलेट करना चाहता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, mg डिवाइडेड बाई E। जरा मुझे बताइए Q की वैल्यू कैसे सोल्व करें। M की वैल्यू है 9.9 इंटू 10 टू द पावर -15 kg, G की वैल्यू 10 गिवन है और E की वैल्यू आपको गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट? तो आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 3.3, राइट? तो ये तो 3.3 हो गया, 3.3 मल्टीप्लाइड बाई ये पावर 4 माइनस ऊपर जाके माइनस पावर 4 हो जाएगी, -15 था तो 10 टू द पावर -19 कूलम आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ऑप्शन में देखिए कहीं पे है क्या, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये आएगा रिजल्ट 3.3 इंटू 10 टू द पावर -19। ये 4 है, ये -15 है, तो 19 आना चाहिए। 3.3 इंटू 10 टू पावर -19 तो कहीं भी नहीं, 18 है। अच्छा सॉरी 10 ये भी तो है, तो दिस बिकम्स 18, राइट? तो आंसर जो जाएगा वो 3.3 इंटू 10, फर्स्ट इज राइट आंसर। हमने जी को ऐड कंसिडर नहीं किया था, इसलिए हमारा आंसर वो आ रहा था। जी मतलब पावर जो है -19 से 18 बचेगी, -18 बचेगी जब जी से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The distance between the two plates is 2 cm. When the electric potential of 10 volt is applied between the plates, then the value of electric field will be। बच्चों यहां पर दो प्लेट्स हैं, राइट? इनके बीच का जो सेपरेशन है D, वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, और आपसे कहा गया इनके बीच 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, डेल्टा V इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, राइट? तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, डेल्टा वी होगा 10 वोल्ट और हमारे पास डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो 2 मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट? तो ये ऊपर जाके 1000 बन जाएगा। देखिए ये ऊपर जाएगा तो 100 और ये 10, तो 1000 बाई 2 कितना आ जाएगा, 500 वोल्ट पर मीटर। तो शुड बी द राइट आंसर। कहीं ऑप्शन में है यस, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम एक ही बात होती है, तो वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और न्यूटन पर कूलम भी होती है। तो आप देख सकते हैं आंसर है सेकंड। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल था और इस तरह के सवाल भी अक्सर पूछे ही जाते हैं, राइट? अब एक काम करते हैं, इस सवाल को हम पिछले वाले सवाल से रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स ऐसे होती, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होता नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता।
अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई चार्ज ड्रॉप इक्विलिब्रियम में रहे अंडर ग्रेविटी, तो आप क्या करेंगे कि सर mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और चार्ज ड्रॉप का चार्ज अगर प्लस q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग जाएगा, कितना, QE के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कैसे बना सकते हैं वो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, सेपरेशन दे देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल चुका है, चार्ज की वैल्यू दे देगा तो या तो मास पूछ लेगा या मास की वैल्यू देकर के चार्ज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A conducting shell of radius 10 cm is charged with 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? The electric potential at the distance 4 cm from the center will be, अब ध्यान से देखिएगा, कंडक्टर्स होते हैं ना बच्चों, कंडक्टर्स, अगर ये शेल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज रेजाइड करता है और किसी भी शेप का कंडक्टर, किसी भी शेप एंड साइज का जो कंडक्टर होता है उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है, इंक्लूडिंग सरफेस। सभी कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है और पूरे वॉल्यूम में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पे होता है। आप मुझे बताइए, अगर कंडक्टर को चार्ज में क्यू देता हूं तो इसकी सरफेस पर, आर रेडियस की सरफेस पर, यहां पर वी एट सरफेस जो होगा वो क्या होगा, वो होगा के क्यू बाई आर। और मैं आपसे कह रहा हूं सरफेस के बराबर ही पूरे वॉल्यूम में हर पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। तो यहां से अगर x डिस्टेंस से पोटेंशियल पूछूं v इनसाइड, तो ये v इनसाइड सरफेस वाले के बराबर होगा, मतलब v इनसाइड भी इतना ही होगा। अब जरा मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए सरफेस का पोटेंशियल कितना है तो आप कहेंगे सर k की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q की वैल्यू गिवन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय r कितना गिवन है हमें, शेल 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये है प्लस 9 और ये 19, मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 बचेगा, ये इससे भी कैंसिल होगा तो 10 टू द पावर माइनस 8 बचेगा। अब देखिए ये 9 और ये देखिए ये क्या 10 है हमारे पास, तो कितना बचेगा बच्चों, देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 9 इंटू 3.2 और ये 10 है, देखिए 10 को वहां ऊपर लेके जाऊंगा माइनस 9 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 9। अब 9 को मल्टीप्लाई करें 3.2 से तो 2.88 आएगा, है ना, तो एक्चुअली 28 आएगा, बेसिकली 28.8 आएगा। तो ये आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा 28.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको आप लिख सकते हो 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस। ये कहां का पोटेंशियल है, सरफेस का। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल वॉल्यूम के हर पॉइंट पे होता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपसे कहा था सर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मुझसे 4 सेंटीमीटर पे पूछा है सेंटर से, तो सेंटर से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा वो सरफेस के अंदर ही लाई करेगा, तो सरफेस के अंदर वाले सभी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे होता है, मतलब आंसर होगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वोल्ट। सो थर्ड इज द राइट आंसर। होपफुली कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर। आपसे कहा जाता है कि किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है एक्चुअली k q बाई आर स्क्वायर, वो आपको दे रखी है 500 वोल्ट पर मीटर, राइट। और उस पॉइंट पे पोटेंशियल है 3000 वोल्ट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है v की वैल्यू दे रखी है आपको 3000 वोल्ट। तो बताइए उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों एक बात बताइए, हमारे पास e की वैल्यू क्या होती है, e होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर को लिखूंगा r इंटू आर, और के क्यू बाई आर होता है v, तो आप मुझे बताइए क्या लिख दूंगा v बाई आर, और यहां से अगर मैं r निकालना चाहूंगा तो v अपॉन e हो जाएगा, और v की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 3000 वोल्ट, और e की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 500 वोल्ट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा 6 मीटर। क्या 6 मीटर कहीं ऑप्शन में है, यस यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन आप वैसे भी जानते थे, आपको पता है E इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, तो आप उसको डायरेक्टली लगा सकते थे। मैंने आपको बता दिया कि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल जो होता है बेसिकली के क्यू बाई आर होता है, राइट। ये आप सब जानते ही ऑलरेडी, तो आपको ये रिलेशन पता भी होना चाहिए। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बाई आर के बराबर होती है, और यहाँ से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर है हमारे पास 6 मीटर। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सबने सही किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
इन प्योर सेमीकंडक्टर एट द 0 केल्विन टेम्परेचर, यस, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा कि सेमीकंडक्टर्स पर के अंदर 0 केल्विन पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, यानी कंडक्शन बैंड के अंदर कोई कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते एट 0 केल्विन। इसका मतलब 0 केल्विन पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। आपसे कहा है कि इन प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। ये तो गलत है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। दूसरा है द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, यही राइट आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही जाएगा। थर्ड भी पढ़ के देख लें, बोथ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी, ये भी गलत है। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सेकंड ही सही है। एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, आपने जब भी सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा तो वहीं से चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, आपको ऑलरेडी आता होगा, वो सिंपल क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिकल वेसल, ठीक है, विद वन फेस ओपन। असली कहानी क्या है? असली कहानी ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है लाइक दिस, ये क्यूब है, राइट। अब आप मुझे बताइए, क्यूब के सेंटर पे जब हम चार्ज रखते हैं तो टोटल फ्लक्स कितना जाता है? टोटल फ्लक्स जो जाता है फाई टोटल, उसकी वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। मान लीजिए किसी एक फेस से जाने वाला फ्लक्स फाई है, तो कितने फेस होते हैं क्यूब के? क्यूब को होते हैं 6 फेस, तो इसकी जो वैल्यू होती है बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये 6 ऑफ फाई होगा, वेयर फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिंगल फेस। फाई क्या है? फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस। कितने फेस हैं क्यूब के? 6, तो 6 फाई इक्वल टू ये मिल जाएगा। तो किसी एक फेस से जाने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं ऊपर वाला एक फेस यहां से हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं हम, यहां से रिमूव कर देते हैं, तो कितने फेस बचे? 5। तो 5 फेस से कितना फ्लक्स जाएगा? तो जो फ्लक्स जाएगा 5 फेस से, अगर मान लीजिए वो 5 डैश है तो 5 डैश की वैल्यू उसकी 5 गुनी हो जाएगी। हमारा आंसर जाएगा 5 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 4th इज द राइट आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से किया होगा। क्यूब वाली प्रॉब्लम तो आपको अच्छे से आती है, आपकी मास्टर होती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज आर ओम। हमारे पास कोई वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक वायर है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है और इसकी लेंथ जो है वो एल है, राइट। आपसे कहा गया इसका रेजिस्टेंस आर है। आप जानते होंगे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया होता है, राइट। अब आगे आपसे कहा जाता है द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। मटेरियल सेम होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी और लेंथ भी सेम है, मतलब रो एल सेम है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया 4a। अगर आप एरिया को 4a कर दोगे बच्चों तो रेजिस्टेंस 1/4 रह जाएगा। मतलब हमारे पास जो अगला वायर है उस वायर का एरिया जो है वो 4 गुना है पहले वाले वायर से, इसका एरिया 4a है। मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है और लेंथ भी सेम है। इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस r डैश है तो r डैश की वैल्यू बन जाएगी रो एल डिवाइडेड बाय 4a और ये पूरा का पूरा पैरामीटर जो था वो था हमारे पास r, मतलब बन जाएगा r/4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। एक आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा एंड डेफिनेटली सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कॉलम बेस्ड था। इस बार हमने वैरायटी चेंज करने के लिए एक क्वेश्चन कॉलम बेस्ड भी डाला था ताकि आपको अगर सडनली कोई क्वेश्चन में की वैरायटी में या उसके पैटर्न में चेंज आ जाए नीट एग्जाम के अंदर तो आप सरप्राइज ना हो। इस तरह से हम हर पेपर के अंदर एक एक सवाल इस तरह से डालेंगे ताकि आपको हर तरह के वेरिएशन का क्वेश्चन पेपर मिलता रहे, राइट। तो क्वेश्चन ईजी है और इंटरेस्टिंग है। आपको 4 अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस दिए गए हैं जो ABCD की फॉर्म में हैं और P और Q आपको इधर सेकंड कॉलम में दिए गए हैं और मैच द कॉलम की बात की गई है। यहाँ आपसे कहा जाता है कि पहला वाला जो मेरा ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्राइंगल,
उसके तीनों कॉर्नर्स पर 3 आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं। अगर 3 आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिलती है। आपने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास कोई भी एन रेगुलर साइज का पॉलीगन है तो उसके सभी कॉर्नर्स पर आइडेंटिकल चार्ज रखने पर उसके सेंट्रोइड या सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता है। मतलब किसी भी सिमेट्रिक अरेंजमेंट के अंदर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 मिलती है। तो अगर 3 चार्जेस रखे हुए तो आप बोल सकते हो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पर वो तो मिला 0। लेकिन अगर सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस x है और हर एक चार्ज को मैं q मान लेता हूं प्लस q, तो बच्चों मुझे बताइए सेंटर पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो तीनों चार्जेस का पोटेंशियल kq/x होगा। तो तीनों चार्जेस का मिलकर पोटेंशियल की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ kq/x। मतलब ये हुआ कि पहले वाले ऑप्शन में अगर मैं बात करूं ए में, तो ए का जो मैच होगा वो किससे होगा उसकी बात करते हैं। आपसे कहा गया पोटेंशियल इज 0 एट द सेंटर, तो पोटेंशियल डेफिनेटली 0 नहीं है, पोटेंशियल 3q/x है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट द सेंटर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब ए का जो मैच बनेगा वो q के साथ बनेगा। अब हम बात करते हैं बी के मैच की। तो बी के मैच की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, बी के अंदर एक स्क्वायर है जिसके कॉर्नर्स पर ऊपर की तरफ 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं और नीचे की तरफ 2 आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस से बराबर होगा। इसका मतलब जितना पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा सेंटर पे उतना ही नेगेटिव आएगा। इसका यह मतलब हुआ कि यहां पर जो पोटेंशियल एट द सेंटर होगा वो तो मिलेगा 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है कि सब देखिए, इसके डायगोनल्स को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मान लीजिए इस वाले चार्ज का फील्ड, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है तो इधर मिला, और नेगेटिव चार्ज का फील्ड टुवर्ड द चार्ज होता है तो उसका इधर ही मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 2e। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 2e, और 2e और 2e 90 डिग्री पे होने के कारण रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगा, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो √2 टाइम्स ऑफ 2e मिलेगा। मतलब सेकंड केस के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है जबकि पोटेंशियल 0 है। तो बताइए बी का मैच किससे करेगा। आप कहेंगे सर बी का मैच करेगा पोटेंशियल 0 है, मतलब पी से। द पोटेंशियल इज 0 एट द सेंटर, मतलब इससे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो इसका मैच करेगा पी से, राइट। अब बात करते हैं सी की। सी के अंदर आप देखें स्क्वायर दे रखा है, और स्क्वायर के कॉर्नर्स पर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल तो बच्चों 0 मिल गया। पर मजेदार चीज क्या है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा आप देखिएगा, ये आपने बनाया डायगोनल और ये बनाया डायगोनल। इन पॉजिटिव चार्जेस का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और नेगेटिव चार्जेस का फील्ड भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां नेट फील्ड 0 मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिली, 0। और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी जितना पॉजिटिव पोटेंशियल सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, तो जो नेट पोटेंशियल मिलेगा वो भी 0 ही मिलेगा। तो आप मुझे बताइए सी वाले केस के अंदर आप बात करेंगे कि सब पोटेंशियल भी 0 है और फील्ड भी 0 है, इसका मतलब पी और क्यू दोनों इससे मैच करेंगे। अब हम आते हैं डी के ऊपर। डी के अंदर देखिए, डी के अंदर आप देखेंगे रेक्टेंगल है, पर यहां भी कहानी क्या है कि नेगेटिव चार्जेस का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो पॉजिटिव चार्जेस के डिस्टेंस के बराबर होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल तो मिलेगा 0, पर फील्ड 0 नहीं मिलेगा। इसके सिमिलर कंडीशन आएगी, बस यह रेक्टेंगल दे रखा है तो एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। पर हाँ, ये बात हम बात कर सकते हैं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मिलेगी नॉन जीरो और पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी 0। इसका मतलब डी का मैच करेगा 0 पोटेंशियल वाले पॉइंट से, यानी पी पॉइंट से। तो ये आपके मैचिंग पॉइंट्स होंगे। अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे तो पहला ही ऑप्शन है, ए क्यू से मैच करेगा, बी पी से मैच करेगा, सी पी और क्यू दोनों से मैच करेगा, और डी पी से मैच करेगा। दैट मींस फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है, आपका सबका सही हुआ होगा। आपने थोड़ा भी पढ़ाई की थी तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। आपसे कहा गया है कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा। बच्चों कोई भी अगर मेरे पास कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर से कोई करंट फ्लो हो रही है, बताइए करंट की वैल्यू क्या होती है। कि मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो यहां से फ्लो होने वाली करंट अगर आई है तो आई की वैल्यू होती है बच्चों dq/dt, मतलब डेल्टा q/ΔT। में एवरेज करंट ले सकता हूं। अब पर यूनिट टाइम फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर्स की बात की जा रही है, तो डेल्टा टी की वैल्यू तो मैं रख दूंगा 1 सेकेंड, और डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरी हो जाएगी NE।
तो ये बन जाएगा एन ई डिवाइडेड बाय 1, मतलब यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी आई डिवाइडेड बाय ई। आई की वैल्यू आपको गिवन है 4.8 एम्पियर और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और -19 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी वो 3 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मतलब यहां से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो 3 इंटू 10 टू द पावर 19 होगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया क्वेश्चन, पर जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है यहां पर वो 1 एम्पियर करंट वाला होता है, वो आपको पता ही होना चाहिए। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होती है बच्चों तो आई की वैल्यू 1 पुट कर देते, 1 अपॉन ई की वैल्यू बनती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो अगर मान लीजिए किसी वायर से फ्लो होने वाली करंट कितनी है 1 एम्पियर, तो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होती तो यहां से अगर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है तो आई इक्वल टू जो बनेगा वो क्या बनेगा एन इंटू ई। हम बात कर लेंगे, ठीक है, मेरी बात सुनिए। आई हमने यहां क्या देखा, आई इक्वल टू एन ही मिला तो वहां भी वही मिलेगा, क्योंकि आप यहां पर सेकंड बात कर रहे हैं, तो यहां से जो एन की वैल्यू आएगी वो आई अपॉन ई हो जाएगी। आई की वैल्यू अगर मैं 1 एम्पियर पुट करता हूं और ई की वैल्यू पुट करता हूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इट विल गिव्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। मतलब जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पर सेकंड। तो अगर 4.8 की करंट फ्लो होगी तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4.8 से, तब भी आपको आंसर एग्जैक्टली यही मिलेगा। तो किसी भी तरीके से आप सोल्व करें, आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत सिंपल सवाल था। देखिए, आपको 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है। ये 10th क्लास के लेवल का सवाल है, आप सबका सही होना ही चाहिए था और डेफिनेटली हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें कभी गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हम गलत करके आएंगे तो हम डेफिनेटली कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, 4 एम्पियर और 4 एम्पियर एक दूसरे से पैरेलल में है, और जब 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 अगर मैं यूज करूंगा तो R/2 मिलता है। मतलब R की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूंगा तो इनका इक्विवेलेंट मिलेगा 4/2 मतलब 2। तो ये बच्चों जो दोनों रेजिस्टेंस हैं इनका इक्विवेलेंट मिलेगा 2 ओम। तो यहां वाला 2 ओम ये आपके पास हो गया, इनका इक्विवेलेंट 2 ओम मिलेगा वो यहां आ गया, और एक ये 2 ओम बचा तो ये यहां आ गया। तो आप कहेंगे 2 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल, सॉरी आर इन सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर आप करोगे तो 6 ओम मिलेगा। दैट मीन्स राइट आंसर इज सेकंड। एक बहुत आसान सवाल था और इतना टाइम लगना भी चाहिए। आप सीरीज की बात करोगे, 4 और 4 देंगे 2, 2 2 2 और 3 सीरीज में हो जाएंगे, 2 2 2 मतलब 3 2 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, तो 6 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगला सवाल आपके पास है, द लेंथ ऑफ द गिवन सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 100%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास कोई भी जो रेजिस्टेंस वायर है उसकी लेंथ हमने 100% बढ़ा दी ड्यू टू कंसिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। ध्यान से समझिएगा, जब आप कोई भी वायर मेरे पास है, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए इस वायर का एरिया ए है और लेंथ एल है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। आर की वैल्यू बनती है रो एल बाई ए। जब आप उसको स्ट्रेच करते हो और स्ट्रेच करके खींच देते हो तो लेंथ के बढ़ने की वजह से एरिया कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। अब मान लीजिए मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं, और स्ट्रेच करके मैंने क्या किया है बच्चों, हमने बेसिकली जो नई लेंथ एल डैश वो n टाइम्स ऑफ एल कर दी। तो जो नया एरिया ए डैश होगा वो डेफिनेटली ए बाई एन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है वो होगा ए मल्टीप्लाइड बाई एल, राइट। अब क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट बना रहेगा, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहेगा तो अगर आप लेंथ को n टाइम्स करोगे तो एरिया को a बाई एन होना ही पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो सिंपल सी बात है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हो गया r डैश, तो r डैश की वैल्यू होगी रो, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। नई जो हमारी लेंथ हो गई वो n टाइम्स ऑफ l हो गई, और नया एरिया जो है a डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी a बाई एन। तो a बाई एन मतलब एन स्क्वायर रो एल बाई ए, और ये रेजिस्टेंस पहले वाला था, तो जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश उसकी वैल्यू एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगी। एन क्या है कि आपने कितने टाइम कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस 100% बढ़ा रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ कि साहब अगर एल था तो मैंने 2L कर दिया, 2L था तो मैंने 4L कर, सॉरी
अगर रेजिस्टेंस R था तो मैंने 2R कर दिया, अगर 2R था तो 4R कर दिया, 5R था तो 10R कर दिया, मतलब मैंने डबल कर दिया। कुल मिला के ये है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, n की वैल्यू क्या हो गई 2। आप मुझे बताइए अगर n की वैल्यू 2 है तो जो नया रेजिस्टेंस है, सॉल्यूशन सेक्शन पे आप देखिएगा ध्यान से, जो नया रेजिस्टेंस है R डैश, उसकी वैल्यू 2 स्क्वायर इंटू R हो जाएगी, मतलब 4R हो जाएगी। चेंज कितना आया, डेल्टा R, डेल्टा R होगा R डैश माइनस R, दैट बिकम्स इक्वल टू 3R। और परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करूंगा तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, डेल्टा R बाई R मल्टीप्लाइड बाई 100%। डेल्टा R की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 3R डिवाइडेड बाई R multiplied by 100% will gives 300% increased. That means the answer is 4th. उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं यहां पे। वो टास्क क्या कि यहां तो मैंने आपसे क्या बात की कि मैंने वायर को स्ट्रेच किया इस तरह से कि जो लेंथ है वो n टाइम्स कर दी, तो नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर इंटू R हो गया। अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि मैंने वायर को स्ट्रेच इस तरह से किया कि मैंने उसका जो रेडियस है वो, अगर पहले रेडियस स्मॉल r था तो r बाई एन कर दिया, अगर रेडियस को मैंने r बाई एन कर दिया तो n के टर्म में बताइए रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। ये आपको खुद सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क टास्क है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ हीटर कोइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बच्चों हीटर कोइल का जो रेजिस्टेंस है वो अगर मान लो r है और उसको मैं 2 बराबर के टुकड़ों में तोड़ देता हूं तो हर एक टुकड़े की लेंथ आधी हो जाने की वजह से रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, मतलब एक टुकड़े का रेजिस्टेंस r बाई 2 होगा। तो आपसे कहा गया है अ हीटर कोइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली वन पार्ट इज नाउ यूज इन द हीटर, द हीट जनरेटेड विल नाउ बी। समझिए हीट की वैल्यू क्या होती है, हीट की वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई r मल्टीप्लाइड बाई t। अब मुझे बताइए अगर आपने नया जो हीट है h डैश मान लेता हूं, आपने सोर्स वही यूज किया, इसका मतलब v वही रहेगा, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डैश इंटू टी हो जाएगा। यहां r डैश क्या है, एक टुकड़े का रेजिस्टेंस। तो जो पहले हमारी हीटर कोयल थी, अगर हीटर कोयल का रेजिस्टेंस r था, इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो जो टुकड़ा मुझे मिलेगा उसकी लेंथ हाफ होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस r डैश जो है वो r बाई 2 हो जाएगा। अब यहां आप जब वैल्यू पुट करोगे इसकी तो क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन r बाई 2 इंटू टी। ये पूरी की पूरी वैल्यू h है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2h, मतलब डबल। सो हमारा जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा। इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, होपफुली आप सबने अच्छा किया होगा, सोल्व किया होगा, बहुत कम टाइम में सोल्व कर लिया होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When a wire of uniform cross section A and length L and resistance R is bent into this complete circle, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी। मान लीजिए मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। अगर इसको मैं सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देता हूं तो आपसे पूछा गया है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जरा मुझे बताइए पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, R। अब अगर इसको आप सर्कल में बेंड कर रहे हो तो अपर हाफ सेक्शन जो बनेगा ऊपर वाला, उसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली R बाई 2 होगा और नीचे वाले का रेजिस्टेंस भी R बाई 2 होगा। अब आप मुझे बताइए ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो R बाई 2 है वो A और B के बीच में कनेक्टेड है और नीचे वाला भी A और B के बीच में कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों ये पैरेलल में है, और जब दो R बाई 2 के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो भी रेजिस्टेंस है उसकी हाफ हो जाएगी, मतलब R बाई 4। तो आपका जो आंसर जाएगा वो R बाई 4 जाएगा। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R बाई 2, नीचे वाला भी रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, R बाई 2, और ये वाला पॉइंट हो गया B। अब जरा बताइए R बाई 2 और R बाई 2 अगर पैरेलल में होंगे तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, डेफिनेटली R बाई 4। सो अवर आंसर विल बी फर्स्ट। ये भी एक आसान क्वेश्चन था और आपने बहुत कम टाइम में इसको सोल्व कर लिया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 bulbs 25 watt and 220 watt and 100 watt and 220 watt are given. Actually this is called as a rating of the bulbs. कैसे लिखी होती है, आप मार्केट में जब बल्ब लेने जाते हो तो उस पर रेटिंग लिखी होती है कि ये बल्ब कितने वोल्ट पे काम करेगा, तब कितने वॉट की पावर जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये कोई भी एक बल्ब है, बल्ब A है, इसकी रेटिंग लिखी हुई है 25 वॉट एंड 220 वोल्ट। मान लीजिए मेरे पास दूसरा बल्ब है B, इसकी रेटिंग लिखी हुई है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट।
इसका ये मतलब हुआ कि ये जो बल्ब हैं, ये बल्ब अगर आप 220 वोल्ट की सप्लाई पे यूज करोगे तो 25 वोल्ट की पावर जनरेट करेगा। ये भी 220 वोल्ट की सप्लाई पे यूज करोगे तो ये 100 वोल्ट की पावर जनरेट करेगा। पावर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पावर होता है v स्क्वायर बाई आर। तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। अब दोनों का अगर वोल्टेज सेम है रेटिंग, तो इसका मतलब v हो गया दोनों के लिए कांस्टेंट। तो हम बात कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होगा। तो जिसकी पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका यह मतलब हुआ कि आप ऐसे बात कर सकते हो कि R1, ठीक है, ऐसे बात करें, सॉरी पहले आप P की बात करें। यहां क्या देखिए, ये पावर P1 है या PA है, ऐसे बात करते हैं। इसकी पावर PB है, बताइए क्या होगा? PA इज लेस देन PB है, और क्योंकि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है तो आप कहेंगे RA विल बी ग्रेटर देन RB होगा। इसका मतलब जो रेटिंग बल्ब पे लिखी हुई होती है उस रेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जिस पे पावर रेटिंग कम लिखी होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिस पे पावर रेटिंग ज्यादा लिखी होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो हमारा सवाल क्या होगा कि विच हैज हायर रेजिस्टेंस? डेफिनेटली A। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल बहुत आसान था। The resistors whose resistance ratio is 1:2 are connected in parallel. The ratio of power dissipated in पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं A और B के बीच में। तो आप कहोगे कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वो V है तो दोनों के लिए V की वैल्यू सेम है। अब जो पावर होती है वो होती है V स्क्वायर बाई आर। आप मुझे बताइए, यहां पैरेलल में होने की वजह से V सेम होगा, तो अगर V सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जाएगी। बच्चों रेजिस्टेंस R1 और R2 का जो रेशियो आपको गिवन है 1:2 है और पावर इसके इनवर्स रेशियो में जाएगी, तो P1 टू P2 जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 2:1 में। दैट मीन्स आंसर विल बी 4th। बहुत आसान सवाल था। आप सीधी सीधी बात करेंगे, पावर की वैल्यू V स्क्वायर बाई आर होती है, ठीक है, और क्योंकि पैरेलल के अंदर V सेम होता है तो V दोनों का सेम होगा, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस रेशियो 1:2 था तो पावर का रेशियो 2:1 होगा। ये सवाल इनफैक्ट ये सवाल ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको ले लेता हूं रेफरेंस, तो ये 0 वोल्ट ले लेता हूं, तो अगर ये 0 है तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो पॉइंट होगा वो 20 वोल्ट ज्यादा होगा, तो ये हो गया हमारे पास 20 वोल्ट। बताइए, अगर ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी B होगा, ये पॉइंट A है तो ये वाला पॉइंट भी A होगा। बताइए A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 20 वोल्ट। तो आंसर इज व्हाट? 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेल हैज एन EMF 1.5 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm. The terminal potential difference falls to 1 volt. The internal resistance of the cell is. Basically आपसे कहा गया है कि मेरे पास एक सेल है, मान लीजिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसका EMF E है। EMF की वैल्यू गिवन है 1.5 वोल्ट। अब जब ये ओपन सर्किट में होता है या इससे कोई भी टर्मिनल्स के जुड़े हुए नहीं है, तब जिसको EMF होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो EMF की वैल्यू 1.5 वोल्ट है। फिर हमसे कहा जाता है कि मान लीजिए सेल को मैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम से जोड़ देता हूं, लाइक दिस इज द 2 ओम, ये R है और ये E है। तो आपसे कहा जाता है कि इसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो यहां जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAB, उसकी वैल्यू E के बराबर होगी डेफिनेटली, और ये 1.5 वोल्ट है। अब अगर मान लीजिए यहां से करंट सप्लाई हो रही है I, तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि सर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम रजिस्टर के टर्मिनल्स के बीच में होगा वही सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। और आपको यह बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई सेल या सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है VAB, उसकी वैल्यू E माइनस IR के बराबर आती है। हमसे कहा गया है कि इस सिचुएशन के अंदर जो VAB है वो 1 वोल्ट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 वोल्ट।
ठीक है, हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछिए। जरा मुझे बता दीजिए ई की वैल्यू कितनी है, बोले 1.5। अब जरा बताइए यहां अगर मैं आपसे जानना चाहूं कितनी करंट जा रही है कि साहब यहां करंट की वैल्यू आई है, अगर मैं इससे देखूंगा तो जो VAB मिलेगा, VAB की वैल्यू IR के बराबर मिलेगी। अब I इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, और ये VAB आपको कितना मिल रहा है बच्चों 1 वोल्ट के बराबर, तो यहां से I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2 एम्पियर। अब वापस यहां आ जाइए, देखिए ये 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट माइनस आई की वैल्यू हो गई 1/2 इंटू आर, तो यहां से R/2, ये R/2 है, इक्वल टू क्या मिलेगा 1.5 माइनस 1, दैट मीन्स 0.5। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 ओम। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट मस्ट बी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपके समझ में आ चुका होगा, राइट? और एक फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, अगर आपको याद हो तो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V मल्टीप्लाइड बाई R। अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्या मिलेगा कि साहब E कितना है आपके पास 1.5 माइनस V की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये क्या मिला देखिए 1.5 माइनस 1 इज व्हाट 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गिव्स 1 ओम। डायरेक्टली आंसर आ गया था। फॉर्मूला याद है डायरेक्टली निकाल सकते हो, अदरवाइज कंसेप्ट यूज कर लो, जैसे आपकी मर्जी। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस डाटा बदला है, डेटा बदला और कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर अ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन, राइट, and reduces to 1.8 volt when cell is connected to the resistance of 5 ohm. The internal resistance, अभी आपको जो फॉर्मूला बताया उसको डायरेक्टली यूज करो, E माइनस V डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई R। आप बताइए E की वैल्यू कितनी है, दिस इज 2.2 माइनस V की वैल्यू कितनी है 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या मिलेगा बच्चों 2.2 minus 1.8 will gives 0.4 multiplied by 5 divided by 1.8, ये आपको मिल जाएगा 20 divided by 18, that means 10 by 9 ohm. So first is the right answer. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया है और फॉर्मूला यहां बता रहा हूं, फॉर्मूला पिछले वाली स्लाइड में भी बताया था, आप फॉर्मूला याद करेंगे तो भी फायदे में रहेंगे। मूव करते हैं आगे की तरफ। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस। हमारे पास अगर किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो तो डेफिनेटली वो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होती है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं कंसेप्ट की बात बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये एक रेजिस्टेंस है। दिस इज द सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से देखिएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ये R4 और ये R5 है, जिसको कई बार जी भी बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसकी बैलेंस कंडीशन क्या होती है, बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन आप सीधी सीधी बात कर सकते हो, जो आमने सामने वाली आर्म्स हैं उनके रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, मतलब R1 R4 की वैल्यू R2 R3 के बराबर होगी। अब अगर आपसे कहा जाए कि साहब ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R ही है, इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे, सर ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस्ड है तो आप जरा मुझे बताइए, बैलेंस कंडीशन में बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होने की वजह से इससे कोई करंट फ्लो नहीं होती। इससे करंट फ्लो नहीं होगी तो आप कहेंगे साहब करंट ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, इधर ऐसे जाएगी, इधर ऐसे आएगी। तो आप सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि करंट ऐसे जाकर के ऐसे आ रही है,
इधर से ऐसे जाकर के ऐसे आ रही है और वापस यहाँ जाके मिल रही है। इसका मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा। जब R और R सीरीज में होंगे तो 2R देंगे, ये भी R और R सीरीज में होंगे तो 2R देंगे, तो आप 2R और 2R को पैरेलल में बात कर लेंगे। ऊपर जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा बच्चों? 2R। नीचे आपको क्या मिल रहा है? डेफिनेटली ये भी 2R ही मिल रहा है। और 2R और 2R दोनों किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो जो R इक्विवेलेंट मिलेगा उसकी वैल्यू आपको R मिलेगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगभग सभी बच्चों को डायरेक्टली पता होती है और आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उतना ही आता है। मतलब सभी रेजिस्टेंस अगर R थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R आएगा। सभी रेजिस्टेंस 5 ओम के होते तो 5 आता, 10 ओम के होते तो 10 आता। उम्मीद है आपकी समझ में आ चुका होगा और ये आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज, इसकी रीडिंग बतानी है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए यहां से करंट आती है I, इधर करंट जाती है I1 और इधर करंट जाती है I2, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पैरेलल के अंदर करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जाती है। इसका ये मतलब हुआ जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे करंट कम जाएगी और छोटे रेजिस्टेंस से करंट ज्यादा जाएगी। जरा मुझे बताइए, अगर इधर से आने वाली करंट आई थी, इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या है? इन रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, तो करंट का रेशियो जाएगा 2:1। करंट का रेशियो क्या जाएगा? 2:1। मतलब ये हुआ कि अगर आई करंट आई थी तो जो I1 होगी वो होगी 2I/3 और जो I2 होगी वो होगी I/3। मैंने किया क्या है बच्चों? मैंने I को 2:1 में डिवाइड कर दिया तो 2I/3 और I/3 मिलेगा। अब एक काम करते हैं, बताइए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में? सर ये तो पैरेलल में है, और अगर ये पैरेलल में है तो इनका सारों का ये पॉइंट मान लेता हूं x और ये पॉइंट मान लेता हूं y। तो x और y के बाद बीच में जो इक्विवेलेंट मिलेगा RXY वो कितना मिलेगा कि साहब 600 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 900, दैट मींस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इट विल गिव्स व्हाट? 200 ओम। तो ये 200 मिल जाएगा। अब जरा मुझे बताइए ये कितना है हमारे पास? ऑलरेडी 200। और ये कितना मिला आपको? ये भी 200 मिल गया, ठीक है। और यहां कितना है कि साहब यहां 100 था और बैटरी हमारे पास जो है उसका आपको दे रखा EMF 100 वोल्ट। तो जरा मुझे बताइए ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में है कि नहीं? 200 200 100 विल गिव्स 500। तो यहां से जाने वाली जो करंट आई होगी, आई की वैल्यू बन जाएगी 100 वोल्ट अप्लाई किया डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 500। इट विल बी द 1/5 एम्पियर। अब जरा मुझे बताइए, आपको इसकी रीडिंग बतानी है। जब आप इसकी रीडिंग बताना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि सर रीडिंग हम आसानी से बता देंगे। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही रीडिंग है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? कि साहब I2 की जो वैल्यू है वो है I/3 और I की वैल्यू 1/5 थी, तो क्या कर दूंगा, इसको मिलेगा 1/15 एम्पियर। तो इससे जाने वाली जो करंट होगी वो 1/15 एम्पियर होगी। 1/15 एम्पियर की करंट जा रही है 600 ओम के रेजिस्टेंस से, तो जो VXY आपको मिलेगा वो मिलेगा IR के बराबर। I कितना है आपके पास? 1/15 और R है 600। सोल्व करने पे मिल रहा है 40 वोल्ट। कहीं ऑप्शन में है 40 वोल्ट? यस, थर्ड इज द राइट आंसर। मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो 40 वोल्ट होगी। इस तरह के क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आसान सवाल होते हैं कि करंट किस रेशियो में डिवाइड होगी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग ब्रांच के अंदर करंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इन क्वेश्चंस को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मेजर टेस्ट अच्छा हो गया होगा। परवेश सर ने पहले 25 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो जो गलतियाँ हैं उनको पहचानिए, उनको दूर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अब समय है खूब पढ़ने का, अच्छी तरह से अपनी कमियों को दूर करने का। बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बिल्कुल लड़ाई करनी है और 7 मई तक बने रहना है। ठीक है बच्चों? बिल्कुल खूब अच्छी मेहनत करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? एक मीटर ब्रिज है और आपसे कहा गया है कि नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, हम सभी जानते हैं क्या होता है, P/Q बराबर R/S। तो सीधा सीधा कर दीजिए। मीटर ब्रिज वायर है तो टोटल लंबाई कितनी है? 100।
और आपसे कहा गया है AD 60 है, तो बच्चों ये है 60 और ये कितना है बताइए 40। हाँ भाई, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, तो 6/60 बराबर R अपॉन 40। ये 10 बार, 10 का 4 बार, R कितना आएगा 4 ओम। तो बिल्कुल आसान सवाल और कॉन्सेप्ट भी सीखिए। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक पोटेंशियोमीटर है और आपको पूछा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला याद करिए, क्लास में समझाया था हमने, x बराबर VAB बाय L, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। आपने किया होगा, V की जगह हम लिख सकते हैं IR अपॉन L, R बाय L रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, क्वेश्चन में दे रखी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना 0.5 और करंट भी दे रखी है 2 एम्पियर, तो करंट 2 और R बाई L कितना है 0.5, तो 0.5 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 3rd। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 28 नंबर सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा गया है कि करंट बताइए। तो सबसे पहले ये चेक करो बच्चों कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। अगर वो रिवर्स बायस में होगा तो बात ही खत्म हो गई, करंट फ्लो ही नहीं करेगी। तो मैंने आपको क्लास में कैसे बताया है, सबसे बेस्ट तरीका है हमेशा क्या निकालिए, Vp माइनस Vn। वैसे तो आप देखते ही बता सकते हैं, फिर भी ये सबसे अच्छा तरीका होता है। ये P है, ये N है, P का पोटेंशियल 2 वोल्ट, N का पोटेंशियल 3 वोल्ट, ये कितना आया -1, लेस देन जीरो। और बताइए अगर लेस देन जीरो है तो रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करती, तो आंसर जाएगा इसका 0 एम्पियर। बोलिए क्लियर है। 29 इसी तरह का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, फिर से आपको इसमें बताना है कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है। बिल्कुल उसी स्टाइल से आप कर सकते हैं, आपने सही भी किया होगा। मैं फिर लिख देता हूं, अगर Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 है बच्चों तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड, और अगर Vp माइनस Vn लेस देन 0 है बच्चों तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स। तो आपसे कहा गया है रिवर्स बायस पहचानिए, तो मैं ऑप्शन नंबर 2 चेक करके बता देता हूं आपको। ये अर्थिंग है तो यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ये P है, ये N है, तो Vp ये हो गया आपका -3, Vn ये हो गया 0, तो Vp माइनस Vn निकालेंगे तो बच्चों वो आएगा -3 है लेस देन 0, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। आइए इस बात को फिर से समझिए, याद करिए, अगर Vp माइनस Vn लेस देन 0 है बच्चों तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्स बायस। ठीक है, मेरे हिसाब से 29 आपसे हो जाना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको एक सर्किट दे रखा है और इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दे रखी है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले इससे ट्रुथ टेबल बना लीजिए और फिर ऑपरेशन करके देख लीजिए, या आप इसको पहले बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा गेट है। दोनों ही तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप इनपुट A और इनपुट B के हिसाब से ट्रुथ टेबल बनाएं और फिर उसको 1 बाय 1 चेक करके देख लीजिए क्या आउटपुट क्या आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करके देख लीजिए। तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, पहला तरीका तो हम क्लास में कर ही चुके हैं, प्रैक्टिस आपको आती है। ये देखिए A, ये है कौन सा गेट बच्चों, नॉट, तो ये क्या देगा A बार। ये कौन सा है B, क्या देगा B बार। बोले यहां तक क्लियर है। ये कौन सा गेट है और क्या करता है प्लस, तो बताइए यहां क्या आउटपुट आएगा, दोनों का प्लस, A बार प्लस B बार। फिर इसके आगे लगा हुआ है नॉट गेट, तो इसका इन्वर्स कर देगा, A बार B बार का इन्वर्स।
अब याद लगाइए डी मॉर्गन को मैंने आपको बताया था, बड़े बार को 2 छोटे बार में तोड़ दीजिए, प्लस की जगह डॉट लगा दीजिए, ए का डबल बार ए, बी का डबल बार बी, तो बताइए ए डॉट बी, अरे ये तो कौन सा गेट बन गया, एंड गेट बन गया, एंड गेट बन गया। और एंड गेट की ट्रुथ टेबल आपको याद है, बताइए ए बी वाई, एंड गेट 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड गेट है, एंड मल्टीप्लाई करता है ए डॉट बी, तो देख लीजिए 0 0 0 1, तो ये पूरा सर्किट किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एंड गेट की तरह। बस अगर आपको ये पता चल गया फिर तो आपको सीधा ए डॉट बी करना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सवाल है। 3 जो डिवाइस हैं वो इंपॉर्टेंट है, फोटो डायोड, सोलर सेल और लाइट एमिटिंग डायोड। मैंने तीनों पर ही क्वेश्चन दिया है ताकि आप ये तीनों डिवाइस को अच्छे से पढ़िए। तीनों पे ग्राफ के क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जैसे इस क्वेश्चन में, अब आपको पता होना चाहिए एलईडी का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल फॉरवर्ड बायस से मैच करता है। और रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू का मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, नोट्स में भी हमने बना रखा है, तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आपका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। 32 असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपको क्लास में भी बताया है कि हम लगातार हर पार्ट टेस्ट में, सेमी मेजर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में असर्शन रीजन के क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन ये लगातार देंगे, क्योंकि अभी लास्ट जो पैटर्न आया है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो 32 नंबर में क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अरे भाई गलत बात कर दी, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद करिए, ज़्यादा बॉन्ड्स टूटते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम करते हैं, तो बताइए सर्किट में करंट बढ़ती है, सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, करंट बढ़ती है, मतलब कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। याद करिए, तो उसने बोला कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4। आइए साहब अगले पे देखिए, असर्शन रीजन के बढ़िया सवाल हैं, ध्यान से इनको आप समझिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्या कह रहा है, फोटो डायोड्स आर ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। बिल्कुल सही है, फोटो डायोड्स को रिवर्स बायस में ही लगाते हैं। याद है आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरह से आता है, याद करिए, बिल्कुल रिवर्स बायस में। अब याद करें रिवर्स बायस में क्यों लगाते हैं, बगैर रीजन पढ़े पहले आप इसका थॉट सोचिए, तब आपको पता चलेगा। केवल आपने असर्शन पढ़ लिया, अब आप सोचिए रिवर्स बायस में क्यों लगाते थे। क्लास में आपको बताया था रिवर्स बायस में करंट बहुत कम फ्लो होती है, तो जब भी किसी भी तरह का इसमें जो सुटेबल प्रकाश गिरेगा, लाइट गिरेगी, तो उसको डिटेक्ट करेगा और करंट में चेंज आपको आसानी से ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इसमें पहले से रिवर्स में करंट बहुत कम है, तो जो भी चेंज होगा वो आप इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए फोटोडायोड को किस में लगाया जाता है, रिवर्स बायस में। बच्चों फिर से सुनिएगा, रिवर्स बायस में लगाने से करंट आपके पास बहुत कम आ रही है, तो जब भी इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, क्योंकि फोटोडायोड लाइट को ही तो डिटेक्ट करने के काम आता है, जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो जो करंट में चेंज होगा उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए फोटोडायोड को किस में लगाया जाता है, रिवर्स बायस में। बिल्कुल सही बात है। और रिवर्स बायस में लगाने का कारण क्या है बताइए, क्योंकि रिवर्स में जो करंट होती है बहुत कम होती है, तो कोई भी चेंज होगा वो इजीली ऑब्जर्व होगा। पर रीजन में ये बात नहीं लिखी हुई है, रीजन में लिखा हुआ है करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बात तो ये भी सही है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा वो भी ज्यादा होगा। बात तो स्टेट नंबर 2 भी सही है, पर 2 1 का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है। फिर से अगले असर्शन रीजन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है स्क्वायर के 4
कॉर्नर्स पर ये 4 फिक्स पॉइंट हैं और आपको कहा गया फील्ड और पोटेंशियल बताइए। तो अगर मैं सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल तो मुझे समझ में आ रहा है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। मुझे ये भी दिख रहा है 2 चार्ज पॉजिटिव हैं, 2 चार्ज नेगेटिव हैं। सेंटर पे निकालना है तो सेंटर से सबकी दूरी बराबर है, 2 प्लस हैं 2 माइनस हैं, तो सेंटर पे तो पोटेंशियल 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको उस हिसाब से देखिए। यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, ये प्लस क्या करेगा? रिपेल। ये प्लस क्या करेगा? रिपेल। अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल। माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये वाला माइनस भी अट्रैक्ट, कैंसिल। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ रही है। तो इस केस में पोटेंशियल भी 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर इज 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड दोनों 0 हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इफ पोटेंशियल इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। आइए कुछ मैं आपको केस समझाता हूं कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता। जैसे एक डाइपोल पे चलते हैं, डाइपोल -q + q। इक्वेटोरियल पर एक पॉइंट लीजिए, इक्वेटोरियल पर एक पॉइंट लीजिए। इक्यू डिस्टेंट है, ये दूरी a, ये दूरी a, ये दूरी आपने मान ली r, ये दूरी मान ली r। अगर हम P पर पोटेंशियल की बात करें तो एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज माइनस है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दूरियां भी बराबर हैं, एक प्लस एक माइनस है, तो पोटेंशियल तो 0 आएगा। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करिए, यहां पे आपने रखा प्लस चार्ज। अब जल्दी से बताइए, माइनस तो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम इधर की तरफ आएगा। तो ई बिल्कुल भी 0 नहीं है, बट पोटेंशियल तो 0 है। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था कि अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मस्ट भी 0 होगी? नहीं, कदापि नहीं। गलत सेंटेंस है, गलत है। बताइए, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया और स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? तो अच्छा सवाल है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को फिर से करिए, जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको अच्छे से वापस से करिए, उनके वीडियो सॉल्यूशन देखिए, हमसे ऑफलाइन सेंटर में मिल लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। पूरे ये मुझे 50 सवाल आने चाहिए। आज पेपर में जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें मुझे आज रात तक या कल तक 100% पूरा सीखना है। ये मेरा खुद से कमिटमेंट होना चाहिए, तभी पेपर लेने का फायदा है। चलें साहब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पॉजिटिव मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। बिल्कुल सही, इक्यू पोटेंशियल पे वर्क डन हमेशा 0 होता है। कल क्लास में सवाल कराए हैं खूब आपको। वर्क डन Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। इक्यू पोटेंशियल है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर है। इक्यू पोटेंशियल है तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ये बात भी सही है, परपेंडिकुलर हैं, इसलिए तो वर्क डन कितना है? 0। मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 का सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा F.dr से, अगर आप सोचेंगे। चलिए साहब, अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, दिखने में तो ये आसान लग रहा है, पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करने की है। आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। और देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये 4 और 4 आपको किस में लग रहे हैं? पैरेलल में।
ये 4 और 4 किस में लग रहे हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो ये 20, 4 और 4 पैरेलल में कितना देगा बताइए, 8 देगा। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस से उल्टा चलता है, C1 प्लस C2। फिर बताइए ये कितना देगा, 12, ये तो 12 है ही। अब तीनों किस में है, सीरीज में, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टफ तो नहीं कह सकते, हाँ, पर करने जैसी है। 1/12। एलसीएम बताइए जल्दी से, एलसीएम बताइए। 20 ले लूँ क्या, 120, 20 का 6 बार, 8 का 15 बार, 12 का 10 बार, तो 1/C इक्विवेलेंट। उल्टा कर दीजिए, 15, 10, 25 और 6 31, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 120/31 माइक्रोफेराड। Q बता दीजिए, Q बराबर C इंटू वी, C इंटू वी, C 120/31 इंटू वी कितना, 300। बोलिए क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये Q आएगा, ये 30 का पहाड़ा 10 बार जाएगा तो 300 हो, 10 बार जाता, पर 30 तो नहीं है, 30 से ज़्यादा है, तो आंसर 10 नहीं, 10 से थोड़ा सा कम आएगा। क्या बात क्लियर है, ध्यान से देखिए, 10 नहीं आएगा, 10 से थोड़ा सा कम आएगा, 10 से कम आएगा। आप देखेंगे तो ये लगभग 1160 है। यहाँ से 1160 माइक्रोकूलम चार्ज निकलेगा, ये चार्ज निकलेगा, यहाँ चार्ज आके रुक जाएगा। 2 रास्ते हैं, दोनों बराबर बराबर के हैं, तो 1160 का आप आधा करेंगे तो ये 580, ये भी 580 चार्ज आ जाएगा। तो आप फिर Q बराबर CV लगाकर पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, Q/C। बोलिए क्लियर है। चलिए साहब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आइए 37 पर। 37 अगेन सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट का सवाल है। लॉजिक गेट पर क्वेश्चंस आते ही हैं, मैंने हर तरह का क्वेश्चन पेपर में डालने की कोशिश करी है। ग्राफ का सवाल, फॉरवर्ड रिवर्स का सवाल, फिर आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चन, ये आपको हर तरह की प्रोफाइल आनी चाहिए। देखिए इसको आप चाहें तो हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन ए और बी में कुछ मान के भी कर सकते हैं। 0 0 मान लिया आपने, 0 1 मान लिया, 1 1 मान लिया। और अगर आपको बूलियन से सॉल्व करना है तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये है प्लस, तो ए बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। ये बार, तो ये हो गया ए प्लस बी का बार। बोलो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये बी आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने आपको क्लास में बताया था, नैंड गेट को अगर इनपुट शॉर्ट कर दें तो वो नॉट गेट की तरह काम करता है। तो जो भी आपको इसको इनपुट दोगे उसका क्या कर देगा, रिवर्स। अगर आप इसको a प्लस बी का बार दोगे तो रिवर्स कर देगा, क्या दे देगा, a प्लस बी। याद करिए, फिर से सुनिए, क्लास में बताया था नॉर में भी ऐसा ही होता है। नॉर के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया जाए तो ये नॉट गेट की तरह काम करता है। बोलिए क्लियर है बात। तो a प्लस बी का बार देंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करेंगे तो बार हट जाएगा, a प्लस बी। तो अब इसमें इनपुट में कौन है, a प्लस बी और b। ये कौन सा गेट है बताइए, एंड। बोले तो मल्टीप्लाई a प्लस बी डॉट बी, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी डॉट बी। यहाँ तक हम सही कर रहे हैं क्या, सही है। a प्लस बी डॉट बी आ रहा है, गेट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी डॉट बी। बताइए ए बी प्लस बी डॉट बी, सही है। अब आप इसमें चाहें तो b कॉमन ले लें। अगर मैं b कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा a, यहाँ a बचेगा, और क्या है यहाँ पर ए बी प्लस बी डॉट बी। b कॉमन आ जाएगा, b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। सही कर रहे हैं। b डॉट बी क्या होता है, b डॉट बी बताइए, b डॉट बी। अच्छा a डॉट a, याद करो a डॉट a, a ही तो होगा। b डॉट b, b होगा। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, ए बी प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा, b। b को कॉमन ले लें, a प्लस वन, a प्लस वन, a प्लस वन,
A+1 हाई सिग्नल जोड़ेंगे तो हमेशा हाई रहेगा, तो ये 1 देगा, तो आंसर आ जाएगा बी आना चाहिए इसका। बात क्लियर है क्या? A.A समझ में आ रहा है आपको? A होता है, कैसे समझ में आ रहा है? B.B भी क्या होगा? B। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। A को आपने माना 0, तो ये भी 0 है। 0.0 0, A को माना आपने 1, A को माना 1, 1.1 1, तो जो आप A मान रहे हैं वही आंसर आ रहा है, तो A.A क्या होता है? A। B.B भी क्या होता है? B। बोले क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 कैपेसिटर हैं और आपको इन तीनों को अरेंज करना है, इस प्रकार से अरेंज करना है कि रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या हो जाए? 1.5। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ता है। पहले आप तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो भी नहीं आएगा, तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब हो गया 2 सीरीज या 1 पैरेलल, या 2 पैरेलल 1 सीरीज। तो आपको चेक करना पड़ेगा। मैं लगा रहा हूं मान लो 2 सीरीज, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ता है। 2 सीरीज लगाया, 1 पैरेलल लगाया। अब बताइए 1 और 1 सीरीज में कितना दे देंगे? 0.5। 1 और 1 सीरीज में कितना दे देंगे? 0.5, और ये 1 तो है ही। अब ये दोनों किस में? पैरेलल में, तो 1 + 0.5 कितना मिल जाएगा? 1.5। तो 2 कैपेसिटर आर इन सीरीज विथ थर्ड इज इन पैरेलल। ऑप्शन नंबर 4। बोलिए बच्चों, क्लियर है क्या? आइए सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और एम्पलीफायर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप सभी को आता है। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बताइए। बीटा आर आउट अपॉन आर इन। आर आउट को आप आर एल भी लिख सकते हो। AV क्या होता है बताइए? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज बराबर बीटा आर एल, लोड लिख दें आर इन। अब आपको सब कुछ दे रखा है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ये दे रखा है बीटा। बेस रेजिस्टेंस बोले तो इनपुट, ठीक है। आर एल लोड रेजिस्टेंस 5 वोल्ट। ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर मतलब आउटपुट, ये आउटपुट। आपसे पूछा गया है इनपुट बताइए, ये फाइंड करना है। सब आपको दे रखा है, वैल्यू आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 स्टैंडर्ड सवाल, देखते ही टिक करने वाला। व्हीट स्टोन में अगर सारे रेजिस्टेंस आर हैं, अगर सारे कैपेसिटेंस सी हैं, तो आंसर भी सी होता है। सारे 10 हैं, आंसर भी 10 होगा। सीरीज पैरेलल से आप सॉल्व कर सकते हैं, बीच वाला बेकार होगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सब लोग अपनी अपनी क्लास में हम कर चुके हैं। बोले आगे बढ़ें क्या? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, इसमें आपको गलत छांटना है। गलत स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, आपको इनकरेक्ट छांटना है। अब एक एक पढ़ते हैं। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। डिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। हमें गलत टिक करना है, गलत टिक करना है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट ग्रेटर देन डिफ्ट करंट होता है फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही बात है। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट बढ़ता है। क्यों? फॉरवर्ड बायस में आप याद करिए, एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ओवरकम कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोक रहा था, अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही पोटेंशियल फॉरवर्ड में लगाने के बाद अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को पास ऑन करेगा, तो वहां पे आपकी डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगी। ये भी सही है, तीनों सही हैं। ये लिखा हुआ है ऑल द अबव आर इनकरेक्ट, नहीं, ये तो सभी करेक्ट हैं। मुझे गलत टिक करना है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बाकी सारे सही थे। चलिए आगे बढ़ें। आगे फिर एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन, जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर वाला। याद करें, ये 10 वोल्ट है, पैरेलल में यहाँ भी 10 वोल्ट रहेगा। बच्चों क्लास में ऐसे 3 क्वेश्चन कराए हैं।
यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही रहेगा, बिल्कुल सही। यहाँ ओम्स लॉ लगा लीजिए, I बराबर V बाय आर, V कितना 10, R कितना 1 किलो ओम, ये ऊपर जाएगा 10 मिली एम्पियर। इस ब्रांच में करंट आ गई 10 मिली एम्पियर। सोचिए 15 वोल्ट लगाया, 10 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 5 वोल्ट। इसमें ओम्स लॉ लगा लीजिए, I बराबर V बाय आर, V कितना 5, R 200, R 200, बिल्कुल सही कर रहे हैं क्या, ये बताइए। 1/40, 1/40 का मतलब कितना हो गया, लगभग 25 मिली एम्पियर हो जाएगा क्या। सॉल्व करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 25 मिली एम्पियर। नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते थे, I बराबर 5/200, तो 100 को ऊपर ले जाइए 10 की पावर -2, 5/2 मतलब 2.5, तो इसको आप लिख सकते हैं 25 मिली एम्पियर। तो बच्चों यहाँ से है 25 मिली एम्पियर, यहाँ कितनी चली गई 10, तो बताओ जेनर के हिस्से में कितनी आई 15, जेनर के हिस्से में कितनी आई 15। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3rd होगा। बोलिए क्लियर है क्या, आगे बढ़ें। चलिए 43 अगेन सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, और अच्छा आसान सवाल। सिर्फ ये पहचानिए कौन फॉरवर्ड में है और कौन रिवर्स। ये प्लस, ये पी प्लस से है फॉरवर्ड, पी एन पॉजिटिव, एन जो है वो पी से है रिवर्स। ओपन कर दीजिए, फॉरवर्ड में शॉर्ट कर दीजिए। तो सवाल ये एकदम से आसान करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया। सभी बच्चों का ये सही होना चाहिए। ये 10, ये 5, टोटल 20। I बराबर V बाय आर, V 5, 10 + 10 20, 1/4, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 0.25। बोलिए क्लियर है, क्लियर है साहब। बढ़ें आगे 44 पे आ जाइए। 44 का क्या कह रहा है, आउटपुट बताइए जब पहले तीनों क्या हो, 0 हो। पहले तीनों 0 हो, फिर तीनों 1 हो जाएं। ठीक है, कर सकते हैं। तीनों 0 हैं, बिंदास करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिए कौन सा गेट है, एंड, ये मल्टीप्लाई करता है। तो 0 को डॉट 0 करेंगे 0, फिर ये लगा हुआ है आपका नॉट गेट, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। ये 0 सीधा आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये प्लस करेगा 1 + 0 1, 1 का उल्टा 0। जब सब 0 थे तो आउटपुट 0। अब करते हैं जब सब 1 हो, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। अब सब 1 है, 1 1 1, मल्टीप्लाई करेगा 1.1, 1 आएगा, 1 का उल्टा 0 आएगा। ये 1 सीधा आ रहा है, 0 + 1 1 है, 1 का उल्टा 0। तो जब सब 1 है तो आउटपुट भी 0। दोनों ही केस में आउटपुट 0 है। आंसर आना चाहिए 0,0। बिल्कुल अच्छा और छोटा सवाल। फिर आइए साहब 45 पर। 45 में कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बहुत आसान सवाल। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी है, ये भी बी होगा। बस अब रीड्रॉ कर लीजिए। पहला ए और बी में है सी, ये दोनों सीरीज सी और सी, सीरीज में सी और सी, याद करिए c/2 होगा, उल्टा चलता है। फिर वापस c/2 और वापस एक नीचे c और। अब सब किस में हो गए, सब पैरेलल में हो गए। जोड़ दीजिए c + c/2 + c/2 + c कितना हो जाएगा 3c, कितना हो जाएगा 3c। ठीक है, अब आते हैं साहब 46 पर। 46 पर कैसा पेपर लग रहा है आपको। पेपर आसान है, इसी तरह का पेपर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, कुछ में कैलकुलेशन होती है, पेपर बैलेंस होता है। सेक्शन बी में हमारे पास एडवांटेज भी है कि हम 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो उसको भी अच्छी तरह से डिसीजन लीजिए। जहां कैलकुलेशन कठिन आ रही है उसको एक बार आप होल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट राउंड में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से करिए। 46 पे बढ़ते हैं। 46 कह रहा है कि आपने एल्यूमिनियम से डोपिंग करी, एल्यूमिनियम से डोपिंग करी
बच्चों एल्यूमिनियम से डोपिंग करेंगे तो मुझे पहले सोच के बताओ, एल्यूमिनियम कौन है? ट्राईवैलेंट। एल्यूमिनियम कौन है? ट्राईवैलेंट। जब ट्राईवैलेंट डालते हैं तो कौन सा बनता है? पी टाइप। कौन सा बनता है? पी टाइप। तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब पी टाइप बनने के बाद अब आपसे Ne भी पूछा है तो फॉर्मूला आपके पास पता है, Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। तो आपको प्योर सिलिकॉन में Ni तो दे रखा है 0.6 इंटू 10 की पावर 12, फिर आपको NH भी दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 20। क्या निकल के आ जाएगा? Ne। क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? Ne। आसान सवाल, बढ़िया सवाल। चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं 47 पर। फिर से सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है किस केस में आउटपुट 1 आएगा। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। आप इसको बुलियन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। ऑप्शन से मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं ऑप्शन सी लेके एक आपको करके दिखाता हूं, उससे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करने का तरीका निकल के आएगा। वो पकड़िएगा। ए को लेना है 0, ले लीजिए। बी को लेना है 1, ले लिया। सी को लेना है 0, ले लिया। बोलिए ठीक है। ये कौन सा गेट है? प्लस 0 + 1 1, ये 0 आ रहा है। ये मल्टीप्लाई 1 को 0 से करेंगे 0। ये कौन है? आपको पता है ये कौन है? ये नॉट है, ये नॉट है। तो 0 का उल्टा 1, तो देखिए 1 आ जाएगा, मतलब ये बिल्कुल सही है। और चेक कर सकते हैं, डी चेक करके दिखाता हूं आपको। 0 0 1, 0 0 1 चेक कर लेते हैं। पेन अलग ले लेता हूं। 0 0 1, तो प्लस 0 + 0 0, ये 1 आएगा। मल्टीप्लाई करें 0.1 0 आएगा। ये नॉट है, 0 का उल्टा 1, सही है। सी भी सही, डी भी सही। बाकी आप चेक करिएगा, उस केस में आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। 48 पर आते हैं। 48 थ्योरेटिकल सवाल है। ये पेपर बैलेंस चलता है, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपको सही पता है। याद करिए सोलर सेल किस में लगाते हैं? किस में? ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। बच्चों सोलर सेल कैसा होता है? अनबायस पोजीशन में, याद रखिए अनबायस। एलईडी आपको पता है फॉरवर्ड। फोटोडायोड मैंने तीनों पर क्वेश्चन दिया है, तीनों पर, एक पे असर्शन रीजन भी बनाया था। फोटोडायोड रिवर्स, सोलर सेल अनबायस। तीनों डिवाइस अच्छे से तैयार करिए, तीनों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर्स बनाते समय हमने तीनों पर एक एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। अगला देखिए, अगला भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप सभी ने क्लास में कर रखा है, सभी बुक्स में आपकी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल में हमेशा कमी आती है, हमेशा कमी आती है। तो सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। पहला कॉन्सेप्ट, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस इक्विपोटेंशियल से हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता हैं। अब आपको लगाना है डेल्टा V बराबर ED। याद करिए जो D मेजर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मेजर होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मेजर होता है। तो आप किन्हीं दो सरफेस में देखिए तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10 वोल्ट। E मुझे फाइंड करना है। D ध्यान से देखिए, D इंपॉर्टेंट है। D मैं आपको समझा देता हूं कैसे आएगा, आपने कर भी लिया होगा। ये क्यू पोटेंशियल है 20 वोल्ट 30 वोल्ट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है परपेंडिकुलर। हमारे पास ये दूरी कितनी दे रखी है? दो के बीच में डिस्टेंस नहीं दे रखी क्या? हाँ दे रखी है ना, 10 20 30, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 10। ये और एंगल आपको दे रखा है ये वाला कितना? 30। अब आप बताइए मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए? मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। तो 10 का 30 डिग्री से चुपका हुआ कंपोनेंट 10 cos 30, ये वाला कितना हो जाएगा? 10 sin 30। तो डेल्टा V बराबर E इंटू डी लगाना है। D हमेशा जो मेजर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा।
चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर का। कौन सा रेक्टिफायर है बताइए? हाफ वे रेक्टिफायर है, हाफ वे रेक्टिफायर है। इसका आपको आरएमएस वोल्टेज याद है? आरएमएस वोल्टेज हाफ वेव का याद करिए, क्लास में टेबल बनवाई थी। आरएमएस वोल्टेज हाफ वे रेक्टिफायर का क्या होता है? V0/2। आरएमएस वोल्टेज याद करिए, V0/2। V0 है पीक वैल्यू, पीक कितनी है? 200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 100 वोल्ट। बोलिए क्लियर है? तो बच्चों ये अपने पूरे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आपके जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको अच्छी से देखिए, बारीकियों से अपनी गलतियों को पहचानिए और अच्छे से उनको दूर करिए। हम आपको वहाँ कोटा सेंटर में ऑफलाइन में मिलेंगे। जो आपके डाउट हैं हमसे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।